चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो खुशबू, गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें हमसे और हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। हेलो अमितेश। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मेघा एंड आज मैं आपके लिए ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप शेयर कर दीजिए एक बार ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए मैं आपको एक बार मेरे बारे में बता देती हूँ। मैं एजुकेशनल सिटी कोटा से हूँ। मेरा नाम मेघा नामा है और अब से मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे क्लासेस लाऊंगी जो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आज हम ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो आपके लिए सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे सेंटेंस अगर आता है दिस इज़ द सेम क्लास दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर सेंटेंस है सेम, इसमें सेम आ रहा है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेम के साथ हमेशा हमें विच का कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमेशा दैट यूज़ आता है। अब हु, होम, विच, दैट, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हु एंड होम का यूज़ हम करते हैं पर्सन्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। हु एंड होम, हु जो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और होम जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आई थिंक ये बात आपको पता होगी पहले से। तो हु और होम का यूज़ हम पर्सन्स और डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों के साथ कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम ह्यूमंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे जो पानी, जिनका हमें ध्यान रखना होता है, पानी का, खाने का, रहने का, तो वो कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑलराइट, तो हु और होम दोनों का यूज़ किया जाता है पर्सन्स और डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों के लिए। ठीक है, विच का यूज़ हम एनिमल्स के साथ करते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स ना हो, और नॉन लिविंग थिंग्स। ऑलराइट, नॉन लिविंग थिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, तो विच का यूज़ हम उन सब के साथ करते हैं। और अगर बात आती है दैट की, दैट का यूज़ हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, इन सब के साथ हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर सेंटेंस में सेम वर्ड लिखा हुआ हो, अगर किसी सेंटेंस में सेम वर्ड लिखा हुआ हो, तो उसके साथ जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो सिर्फ दैट होगा। ऑलराइट, यानी अगर सेंटेंस है हमारा दिस इज़ द सेम क्लास दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट, तो इस सेंटेंस में सेम आ रहा है इसलिए हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। अगर ये सेंटेंस होता दिस इज़ द क्लास दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ द क्लास विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट, तो अगर इस सेंटेंस में सेम नहीं होता तो ये सेंटेंस विच के अकॉर्डिंग भी सही होता। यानी अगर इस सेंटेंस में विच लिखा होता और सेम नहीं होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताइए। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, हु एंड होम का यूज़ हम पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। विच का यूज़ हम एनिमल्स के लिए कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। और दैट का यूज़ हम सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं, यानी कि पर्सन्स हो, एनिमल्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सब के साथ हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में सेम लिखा हुआ हो तो उसके साथ हम सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। अगर इस रूल में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इच एंड एवरी। इच और एवरी दिखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं, सब लोग इनको सिमिलर समझते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। जैसे कुछ लोग लेकिन इसको समझते हैं कि इच सिंगुलर के लिए यूज़ आता है, एवरी प्लूरल के लिए आता है। ऐसा नहीं है, इन दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इच कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। इच का यूज़ हम प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं, एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज़ हम सिर्फ एज अ एडजेक्टिव कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव ही किया जा सकता है एवरी का यूज़। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। अब ऐसे तो आपको बता दिया, लेकिन आप एक बार एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ इच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम, तो इच स्टूडेंट, इसमें इच जो रोल प्ले कर रहा है वो एडजेक्टिव का कर रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस है इच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम, अगर ये सेंटेंस है तो इच ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे इच जो है वो रोल प्ले कर रहा है प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम। एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे एवरी किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एवरी कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। ऑलराइट, तो ये भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इच जो है वो एज अ प्रोनाउन रोल कर रहा है। अब जो थर्ड सेंटेंस है उसे आप ध्यान से देखिएगा। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन कोशिश कर रहा है कि एज अ प्रोनाउन हो, लेकिन जो एवरी है वो सिर्फ एज अ एडजेक्टिव ही यूज़ में आता है। आइए आपको बात समझ में? तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इच जो है वो प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करता है और एडजेक्टिव की तरह भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हम सिर्फ एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इच का यूज़ हम एज अ प्रोनाउन भी कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, इच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम, इसमें हम एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं इच को। एवरी स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम, इसमें हम एवरी को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्योंकि एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ में आता है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ प्रिपेयर्ड फॉर RRB PO एग्ज़ाम, यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन कोशिश कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इच एंड एवरी का पहला रूल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा रूल। इच कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर थिंग्स या पर्सन्स, बट एवरी कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। यानी इच का यूज़ हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हम केवल दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ़ोन इन इच हैंड, आई हैव अ फ़ोन इन एवरी हैंड। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है और कौन सा गलत है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप ये इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए।
Each can be used for two or more things या persons, but every can be only be used for more than two things or persons. तो यहाँ पे दो सेंटेंस है. अब देखिए, इच का यूज़ हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ में आ सकता है, लेकिन एवरी का यूज़ हम सिर्फ दो चीज़ों से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव अ फ़ोन इन इच हैंड, ठीक है, और ये सेंटेंस है आई हैव अ फ़ोन इन एवरी हैंड. तो यहाँ जो इच है ये सही है, ये सेंटेंस सही है और ये गलत है, क्योंकि हमने रूल देखा है कि इच का यूज़ हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए करते हैं. Now let's move on to the next thing, which is third rule. Each and every का जो थर्ड रूल है वो ये है, each is used in particular sense. each का यूज़ हम पर्टिकुलर सेंस में करते हैं. किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर बात हो रही हो, यानी कि पर्टिकुलर एक एक इंसान को लेकर या एक एक चीज़ को लेकर अगर बात हो रही हो, तो हम each का यूज़ करते हैं. लेकिन जब कलेक्शन की बात होती है तो हम एवरी का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, जैसे सेंटेंस है each स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट. each स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट मीन्स हर स्टूडेंट को एक तोहफ़ा मिला. तो हर स्टूडेंट को एक तोहफ़ा मिला, यानी अगर 100 बच्चे हैं तो हर किसी बच्चे को एक तोहफ़ा मिला है, हर स्टूडेंट को एक तोहफ़ा मिला है. लेकिन अगर हम बोलते हैं एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट मीन्स ज़्यादातर बच्चों को तोहफ़ा मिला है, ज़्यादातर बच्चे शामिल होंगे एवरी में. यानी कि इच में हर एक इंसान के लिए बात होगी, हर एक चीज़ के लिए बात होगी, लेकिन एवरी में ज़्यादातर लोगों के लिए बात होगी, यानी कि कलेक्शन की बात होगी. यानी हम कह सकते हैं इच यानी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और एवरी को हम जनरल सेंस में यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, इच एंड एवरी आपको अच्छे से समझ में आ गया है. एक बार देखिए, एक बार बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो. ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल ले लेते हैं. नेक्स्ट रूल है बोथ एंड नॉट का. बोथ एंड नॉट. नाउ व्हाट द रूल सेज, बोथ एंड नॉट नेवर कम इन सेम सेंटेंस. Instead, neither not should be used for the same purpose. Both और not, both के साथ not कभी भी यूज़ में नहीं आएगा. यानी both और not एक साथ कभी भी यूज़ में नहीं आएंगे सेंटेंस में. जैसे सेंटेंस है both सीता एंड गीता आर नॉट स्टडिंग. आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है? कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पे आर की जगह इज़ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि बोथ और नॉट ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं. तो ये सेंटेंस गलत है. इसे हम बना सकते हैं नीदर नॉर से. तो नीदर नॉर से कैसे बनाएंगे? नीदर सीता नॉर गीता इज़ स्टडिंग. ऑलराइट, नीदर सीता नॉर गीता इज़ स्टडिंग. ये सेंटेंस तो क्योंकि गलत है, क्योंकि रूल यही कहता है कि बोथ के साथ नॉट नहीं आता कभी भी. आ गया आपको समझ में? एक बार और देख लीजिए. बोथ एंड नॉट नेवर कम इन सेम सेंटेंस. अगर सेम एक सेंटेंस है और उसमें बोथ भी यूज़ में आ रहा है और नॉट भी यूज़ में आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ यूज़ में नहीं आएंगे. इसकी जगह हमें नीदर नॉर का यूज़ करना पड़ेगा. तो इसे हम बनाएंगे नीदर सीता नॉर गीता इज स्टडिंग. तो ये सेंटेंस तो गलत है और ये राइट है. तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं.
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. ओके, चौथा रूल हमारा है वन ऑफ दी एंड ओनली वन ऑफ दी. वन ऑफ दी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और ओनली वन ऑफ दी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी. ये हमारा रूल है. नाउ लेट्स सी सेंटेंस. तो हमारा सेंटेंस है ही इज़ वन ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB PO एग्ज़ाम. ये उन लोगों में से एक है जो RRB PO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. यानी कि कई सारे लोग हैं जो RRB PO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनमें से एक है, ठीक है. तो यहाँ पे ये हु आर, यहाँ पे आप ये आर जो है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उन लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की, जो सब RRB PO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे आर ही आएगा, यहाँ पे इज़ मत कर देना आप, ठीक है. जैसे हमारा रूल कह रहा है वन ऑफ दी के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी. तो यहाँ पे आर आ रहा है तो ये प्लूरल फॉर्म में ही है. तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. अगर यहाँ पे मैं इज़ लिख देती तो फिर ये गलत हो जाता, ठीक है ना. नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग. दिस इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग मतलब सिर्फ यही नॉवल इंटरेस्टिंग है. जो बहुत सारी नॉवेल्स है उनमें से सिर्फ ये एक ही नॉवल है जो कि इंटरेस्टिंग है. ऑलराइट, जैसे रूल के अकॉर्डिंग ही है. अगर यहाँ पे दिस इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पे आर होता तो फिर ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे इज़ है जो कि राइट है, क्योंकि जो कि हमारा रूल कहता है ओनली वन ऑफ दी. ओनली वन ऑफ दी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होता है. ये ओनली वन ऑफ दी है, ये ओनली वन ऑफ दी है. वन ऑफ दी और ओनली वन ऑफ दी, तो इसका आपको ध्यान रखना है. एक बार और देख लीजिए ये वाला रूल आप. वन ऑफ दी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म आएगी. और ओनली वन ऑफ दी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी. ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बोथ के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पर. नेक्स्ट रूल हमारा कंडीशनल से रिलेटेड है. कंडीशनल्स, जैसे आप जानते होंगे हम कई बार बोलते हैं अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, या अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो वो यहाँ पर आ चुका है, आ जाएगा, ठीक है. इस तरह के हम सेंटेंस, अगर वाले सेंटेंस हम कंडीशनल्स में बनाते हैं. तो ये सेंटेंस है इफ़ ही had an extra pen he would have given it to her. ये दो सेंटेंस है, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है. एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. एक बार इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है. चलिए हम देखते हैं. पहले जो हमारा रूल है हम उसको देख लेते हैं. कंडीशनल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट जो रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा, वुड, हैव और V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड. जब आपने कभी ग्रामर पढ़ी होगी, टेंस पढ़े होंगे, तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ आता था,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, और पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है, इसके साथ अगर पास्ट सिंपल हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये चीज़ तो आपको पता होगी, लेकिन अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 2 बार हेड हेड क्यों है। इस हेड का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये वाली, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये जो है ये मेन वर्ब है। तो इफ़ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन ही वुड हैव गिवन इट टू हर, यानी उसके पास अगर एक्स्ट्रा पेन होता तो वो उसे दे चुका होता, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ज़रा सी भी इसमें मिस्टेक नहीं है। अब आपको अगर ये हेड समझ में नहीं आ रहा तो इसका ध्यान दीजिए आप, ये पहला वाला जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस V3 का यूज़ आता है, तो ये जो है हमारा हेड हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला हेड जो हमारा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। इसकी बेस्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ हैव, तो हैज़ हैव की सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन ही वुड हैव गिवन इट टू हर, यानी अगर उसके पास एक्स्ट्रा पेन होता तो वो उसे दे चुका होता। आ गया ये आपको समझ में। अब ये जो दूसरा कंडीशनल है, सेंटेंस दोनों सही है, बस आप हेड में कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें 2 हेड कैसे हैं और इसमें 1 हेड कैसे है। अब ये वाला सेंटेंस है, इफ़ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन ही वुड गिव इट टू हर, अगर उसके पास एक्स्ट्रा पेन होता वो उसे दे देता, ठीक है। तो हैड के साथ पास्ट सिंपल क्या है, सेकंड फॉर्म में, ये यहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन ही वुड गिव इट टू हर, तो ये तो हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल, और ये हो गया वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वुड गिव, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, बिल्कुल इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये वाला रूल सबको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए। एक बार और देख लेते हैं, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा हो, पास्ट परफेक्ट यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल आता है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे 5 रूल्स। तो आज हमने ग्रामर के 5 रूल्स पढ़े हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।